हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 3.11 का क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह लें कि नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एग्जांपल्स में से सबसे अहम समझा जाता है, बिकॉज ये थोड़ा इसमें नोट्स की जो तादाद है वो भी ज़्यादा होती है और इसमें एक सुपर नोट भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वैसे इसी को रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं इसी को डालता पेपर के अंदर। अगर एक बच्चे का कंसेप्ट चेक करना चाहो कि उसे सुपर नोट की कहाँ तक की समझ आई है, ठीक है बच्चों। तो इसी वजह से इसको ज़्यादा अहमियत दे के समझना है। तो देखें होता कहता क्या है जी, उसने मुझे बोला हुआ इस सर्किट में से मुझे आई नॉट की वैल्यू सर आपने निकाल के देनी है। तो थ्रू नोडल एनालिसिस इसको हमने करना है। सबसे पहली बात, हमने नोड को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसमें नोड वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो, और बाइनरी नोड हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे दो चीजों की वायर अटैच होती है, और वो आपने कंसीडर नहीं करना, बिकॉज वो क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाएगा। आपने हायर नोड को कंसीडर करना है या सरफेस नोड को। हायर नोड वो पॉइंट है जहाँ पे एक से यानी कि तीन वायर्स अटैच होंगी, और जो इससे ऊपर वाला होता है वो ओवरऑल पूरी सरफेस को कवर कर जाता है, यानी ये बाउंड्री कह सकते हैं आप। तो ये देखें एक नोड हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर्स की, एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो इस यहाँ पे आप वोल्टेज का नाम रख लें V1 वोल्टेज, ठीक है, नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये हमारा नोड 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी चार वायर्स अटैच है। देखो चार, तीन रेजिस्टर्स प्लस एक अपना हो गया क्या जी, एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे हम V2 वोल्टेज रख लेते हैं। एक ये हमारे पास नोड है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स प्लस तीन रेजिस्टर्स की वायर अटैच है, यहाँ पे V3 वोल्टेज रख लें। ये हमारा चौथा नोड है, तो यहाँ पे V4 वोल्टेज रख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वही देखो कंडीशन, दो रेजिस्टर, एक ऊपर करंट सोर्स अटैच है। और अब देखें बच्चों पूरे पीछे अभी चार नोड हुए हैं ना, तो पीछे अभी दो रह गया सरफेस नोड। एक नीचे वाला पूरा देखो सरफेस नोड है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है। इस पूरी ये देखो ये जो सतह है ना, इसके बीच में कोई रेजिस्टर या कोई ऐसा सर्किट नहीं लगा जिसको डिफरेंट बनाए। तो ये पूरी की पूरी जो सतह होगी ना, यानी बच्चों ये पूरी की पूरी कह लो कि इसको सरफेस ही कहा जाता है। तो ये पूरा सरफेस नोड बना देगी, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे एक ही जैसे वोल्टेज होंगे। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे वोल्टेज ले सकते हो, लेकिन आपको हमेशा सर्किट जब आप केसीएल वगैरह और नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगाते हो तो एक नोड को लाजमी ग्राउंड करना होता है। तो लिहाजा हम हमेशा नीचे वाले नोड को ग्राउंड कर देते होते हैं। तो मैंने इस पूरी सतह पे 0 वोल्ट अप्लाई कर दिए ग्राउंड करके, ठीक है जी। अब एक ऊपर भी सरफेस नोड बन रहा है, देखो पूरी की पूरी सरफेस है जिसके सेंटर में कोई रेजिस्टर या वोल्टेज सोर्स ऐसा नहीं लगा हुआ जिसको डिफरेंट बनाए। तो लिहाजा ये भी एक पूरा सरफेस नोड हो गया। ये बच्चों ये जो शेडेड मैं करता हूँ ना, हमेशा आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको सरफेस को कर दिया शेडेड, और यहाँ पे जो वोल्टेज है उनका नाम V5 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे V4 है तो चलें यहाँ पे V5। अब देखें बच्चों काफ़ी लंबी कहानी हो गई। अब बात आ जाती है कहाँ पे जी, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें डिपेंडेंट सोर्स कितने हैं। दो डिपेंडेंट सोर्स है, देखें एक ये है, क्योंकि डायमंड शेप में जो सोर्सेज होते हैं ज़्यादातर वही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये डायमंड शेप में एक सोर्स और एक ये है। ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। वो मुझे कैसे पता चला, देखें क्योंकि ये वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है Vx की, और ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं करंट डिपेंडेंट सोर्स एंड वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। तो देखें Vx वोल्टेज कहीं ना कहीं मेंशन होंगे, ये हमारे वोल्टेज मेंशन है Vx। तो आप इसकी एक इक्वेशन रेडी कर लें। कैसे रेडी करेंगे, आपने डिपेंडेंट सोर्स के लिए ना उन जो जिस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं उसकी इक्वेशन पहले रेडी करनी है। ये आपका पहला असूल है गेम खेलने का, ठीक है, यानी कि अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन को सॉल्व करना मींस बच्चों एक गेम खेलना ही होता है। तो लिहाजा देखें ये ऐसे ये जो Vx लगे हुए हैं, हमने इसे रेजिस्टर को थोड़ी देर के लिए ना इग्नोर कर देना। ऐसे समझो यहाँ पे रेजिस्टर यानी ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ऊपर वाले वोल्टेज की तरफ प्लस का साइन अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ ना Vx की, तो मेरे पास बनेगी, देखें Vx इज इक्वल टू, जिस जानिब प्लस का साइन है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस जानिब नेगेटिव का साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। तो देखो प्लस का साइन है V5 की तरफ, तो ये आ गया V5, और माइनस का साइन है V1 नोड की तरफ, तो ये आ गया माइनस V1। ये इक्वेशन बनेगी आपके लिए Vx की, ठीक है, ये आपने बना ली। अब आप आगे बढ़ जाए। आगे कैसे बढ़ना है जरा गौर से देखें बच्चों। ये इस नोड की पहले Ix की चलो बात कर लेते हैं, बाद में मैं ना आपको वैल्यूज के बारे में कुछ बताता हूँ, जो कुछ वैल्यूज हमें वैसे ही पता चल रही हैं। V3 की तरफ आ जाओ। ये देखो ये V3 है, यहाँ पे Ix करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि मुझे Ix की भी एक इक्वेशन बनानी है। Ix करंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ओहम्स लॉ की मदद से। I इज इक्वल टू V/R, आपको पता ही है ना इस चीज का। तो लिहाजा देखो ये करंट कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे एंटर कर रही है, ये निकली V3 में से। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, Ix इज इक्वल टू V3 नोड में से निकली, तो लिहाजा आ जाएगा V3 माइनस, उसी वक्त आपने माइनस आगे लिख देना है। एंटर कहाँ पे जाके की 0 में, और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई वो हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। कितनी आई जी, 1 किलो हम। अब ये थोड़ा सा पैरट्स का जो आपको ना साउंड आ रहा है ना, उसके लिए माजरे चाहूंगा, नॉइस आ रहा है आपको, वो आप गुजारा कर लें, क्योंकि अब वो भी एक परिंदे हैं, तो परिंदों को अब हम क्या कितना तक समझा सकते हैं, ठीक है। तो चलें ये इक्वेशन भी बन गई। उसके बाद देखो बच्चों एक ये इक्वेशन अभी बनती है, मतलब कि V1 जो है ना वो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, V2 भी हमें अपनी वैल्यू दे देता है। कैसे देखें V1 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये भी एक सुपर नोड की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो आपने ना जैसे उसकी इक्वेशन लिखी थी ना Vx की, वैसे ही आपने 12 वोल्ट के लिखनी है। तो क्या बनेगी, देखो 12 इज इक्वल टू, प्लस का साइन है V1 की तरफ तो आगे V1, माइनस का साइन है किस तरफ, न्यूट्रल की तरफ, तो V1 माइनस 0 हो गया, ठीक है। यानी कि इस तरह से लिखा है जैसे Vx के लिए लिखा था, प्लस का साइन जिस जाने वो वाले वोल्टेज प्लस में नोड के, और जिस तरफ नेगेटिव वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो देखो मुझे V1 का वैल्यू मिल गया कितना जी, V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इसको शेडेड कर लो, बिकॉज ये आपको याद रहना चाहिए कि ये हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे V2 की भी एक इक्वेशन बना लेंगे, वो क्या बनेगी, देखें V2
प्लस का साइन V2 की तरफ था, V2 आ गया, माइनस का साइन 0 की तरफ है तो V2 माइनस 0 बच्चों V2 ही आ जाना ना, इज इक्वल टू 2Vx डायरेक्टली लिख दें क्योंकि लिखने का फायदा को नहीं है, अदरवाइज आपको पता ही आना तो वही है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब आप आ जाए सुपर नोड की तरफ। जिन जिन वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाती है ना, वहाँ पे बच्चों क्या नाम अपना KCL लगाने का फायदा को नहीं होता, वहाँ पे KCL लगाते ही नहीं अबल तो। ये दोनों KCL के दर्जे से बाहर हो गए हैं। अब आ जाता है सुपर नोड की कहानी है। देखो दो नोड्स के दरमियान लगा हुआ एक वोल्टेज सोर्स के अलावा कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। मैंने ये कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं बताई, माजरत चाहता हूँ कि मैंने बार बार इसको रिपीट किया इस कंडीशन को, कि जब भी कहीं सुपर नोड बनता है वो उस वक्त बनता है जब सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और उस वायर में कुछ और ना लगा हो। तो देखो ये वायर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे सुपर नोड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सुपर नोड की जरा ना बाउंड्री चेक कीजिएगा, वो ये बनेगी, जिन दो नोड्स के दरमियान वो दोनों नोड्स इसमें कवर हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों आप कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी गलती करेंगे कि वो V5 की जब इक्वेशन मैं आपको कहता हूँ तो KCL जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने वो सारी इक्वेशन लिखनी होती है करंट्स के अकॉर्डिंग जो जो उसके घेरे में आ रही होती है बाउंड्री में। अब बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर यहाँ पे V5 की ये दो वायर्स है बस इनकी हम लिखेंगे करंट। नहीं यार, पूरे का पूरा V5 नोड इसके घेरे में, यानी कि ये पूरी ऊपर वाली सतह इसके अंदर आती है। तो जो जो इसकी मतलब हर एक वायर की आपको करंट लिखनी पड़ेगी। इसके घेरे में कितनी वायर्स आ जाएंगी, एक, ये दो और ये तीन, क्योंकि चौथी तो वैसे ही उसमें कवर हो गई ना अपने सुपर नोड में। तो सुपर नोड की इक्वेशन पहले आपने लिख लेनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो प्लस का साइन जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज प्लस में V3 प्लस में आ गए, नेगेटिव का साइन जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ गए, इज इक्वल टू यानी नोड वाले वोल्टेज इज इक्वल टू 6 आ गया। आप इस इक्वेशन को लिख के यानी कि रेडी रख लो, इक्वेशन 1 इसको कह दो, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं सुपर नोड पे। अब लगेगा बच्चों KCL, अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ठीक है। अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो चले बच्चों अप्लाई करते हैं KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ। जिससे आपको वायर की करंट ऑलरेडी पता हो ना तो वो तो आप डायरेक्ट लिख देना। KCL होता क्या है, एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो पहले मैं सारी के सारी लिविंग लिख लूंगा, फिर बाद में एंटरिंग की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले जब इज इक्वल टू ठोक देता हूँ हमेशा ये हुआ है कि वो इज इक्वल टू सही जगह पे नहीं लगा, बिकॉज लिविंग वाली साइड पे ना ज्यादा हो जाती हैं करंट्स, जिसकी वजह से इज इक्वल टू को बाद में हमें रेस करना पड़ता है या उसको गंद मच जाता है, ठीक है। जिस वायर की आपको करंट ना पता हो वहां से आपने ना करंट को लीव करवाना है उस नोड में से, और ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी करंट लिख लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं V5 के दर्जे से। यानी इस सुपर नोड के घेरे में कितनी यानी नोड आ रहे हैं, दो नोड आ रहे हैं V5 और V3। तो V5 और V3 की जितनी मतलब नोड के घेरे में वायर्स है ना उन सब की करंट्स लिख लो। देखो V5 के घेरे में पहले ये वाली वायर्स आती है, फिर ये वाली, ठीक है। तो इन तीनों की करंट लिखो बारी बारी। मुझे इसकी करंट नहीं पता बच्चों, तो क्या करूंगा, V5 में से मैं करंट को लीव करवाऊंगा। V5 में से करंट निकले, लिहाजा आ जाएगा V5 माइनस। तो करंट कहां पे जाके एंटर हुई है, जाके V1 में एंटर हुई, तो लिहाजा आ गया V5 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K। तो ये बन गया। आगे अब इस वायर की लिखते हैं, तो हम फिर से V5 में से करंट को बाहर निकालेंगे। ये भी एक लिविंग करंट होगी, तो लिविंग इस साइड पे हमने लिखनी है, एंटरिंग इज इक्वल टू की दूसरी जानिब। तो लिहाजा V5 में से करंट निकली तो आ जाएगा V5 माइनस, एंटर कहां पे जाके की V2 के अंदर, तो ये आ गया V5 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K। अब आ जाए ये वाली वायर, तो हमने वैसे ही इसको क्या कर दिया, इंक्लूड नहीं किया, इसको बाहर एक्सक्लूड कर दिया यानी निकाल दिया, बिकॉज सुपर नोड की इक्वेशन लिख दी गई ऑलरेडी। तो ये वायर तो इसमें से वैसे ही निकल गई, इस वायर की बात आती है। ये एक देखो लिविंग करंट है, बाहर जा रहा है करंट, तो लिहाजा लिविंग करंट हमने लिखना है इस साइड पे, तो प्लस 2Ix आ गया, ठीक है बच्चों। देखें कितना बड़ा काम है जो हम इजीली कर रहे हैं, बस समझ आनी चाहिए बच्चे को, फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। बच्चों मैं भी एक स्टूडेंट ही रह चुका हूँ और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन देखें मैंने कुछ इल्म इस तरह का हासिल कर लिया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पढ़ाने के काबिल हूँ। तो अब आ जाती है इस नोट की बारी, क्योंकि ऊपर वाले नोट की हमने हर वायर की करंट लिख ली, अब इस नोट की करंट लिखेंगे। देखें पहले इस वायर की बात करते हैं। मुझे इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसमें से करंट को लीव करवाता हूँ। तो क्या आएगा, V3 में से करंट निकला तो V3 माइनस, एंटर कहाँ पे किया V2 में, तो आ गया V3 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, ठीक है। इसी तरह से देखो इस वायर में जब करंट भेजूंगा तो क्या आ जाएगा V3 माइनस, माइनस लिखने की अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वैसे ही पता है V3 माइनस 0 ना, तो V3 ही आ जाना और बटे में 1K, ठीक है। पहले मैं वैसे ही बता देता होता था V3 और 1K, लेकिन अब मुझे मेरा दिल करता है कि मैं एक एक कंसेप्ट दूं। अब देखो इस साइड पे मैं करंट को लीव करवाऊंगा, तो ये भी आ जाएगा V3 माइनस, एंटर कहां पे जाके किया V4 में, तो ये आ गया माइनस V4 और 1K इज इक्वल टू 0। आपका हर वायर पे लग चुका है KCL। तो चलिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले तो इसका बटा खत्म करें, 1K इसका देखो सबका LCM बन रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 1K से बच्चों ठोक के मल्टीप्लाई करवा दो। देखो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा V5 माइनस V1, यहाँ पे रह जाएगा V5 माइनस V2। यहाँ पे क्या होगा जी, ये जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे समझाने लगा हूँ, जरा गौर से समझना है। वो क्या जी, जरा देखो ये हमारे पास Ix यहाँ पे लिखा हुआ है। Ix की इक्वेशन मैंने बनाई थी V3 और 1K, इसके अंदर पुट हुआ होगा V3 और 1K, यानी आ गया होगा 2V3 और 1K। 1K कैंसिल हो चुका होगा क्योंकि मैं 1K से पूरी इक्वेशन को जरब दे रहा हूँ, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V3, ठीक है। यानी ये इस तरह से 2 इंटू था V3 और 1K, तो 1K से हम जरब करवा रहे थे पूरी इक्वेशन को, तो ये जरब हुआ, इससे ये कटा और हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ V3, ठीक है बच्चों। ये हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस V3 माइनस V2, यहाँ पे आ
जाएगा V3, यहाँ पे आ जाएगा V3 माइनस V4, क्योंकि सबका V1 के कैंसिल हो गया बटे से इज इक्वल टू 0। अब इकट्ठे कर लो, पहले V1 वाले इकट्ठे कर लो, फिर V1 वाले चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ना वैसे बच्चों देखो ज़रा आपने गौर करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक V3 एक V5 है, तो V3 और V5 को इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्योंकि V3 और V5 ही तंग करने वाले हैं, उनको पहले लिख लो। यानी कि देखो पहले V3 मौजूद है तो V3 को पहले लिखो इसमें, ये अपना V3 है, ये देखो ये V3 है, तो V3 वाले इकट्ठे करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 टाइम्स ऑफ V3। अब V5 वाले लिखो, ठीक है, या पहले V4 वाला लिख लो, ये देखो V4 वाला एक ही है इसके अंदर माइनस V4, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 3/3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है, आपके साथ हूँ मैं। तो देखो ये V4 भी आ गया। अब आपने इकट्ठे करने हैं V5 वाले, ये देखो 1 + 1 2, 2 V5 हो गए, हाँ बस 2 ही हैं, 2 टाइम्स ऑफ V5। अब देखो बच्चों पीछे रह गया V2 और V1, उन सबको लिखो, फिर उसकी वैल्यूज पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाए। ये देखो V1 हमारे पास कितने हैं, -V1, सिर्फ एक ही V1 है तो -V1 लिख दिया, ठीक है। अब V2 लिखते हैं, -V2 -2V2, तो ये आ गया -2V2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, सारे हमने लिख लिए। कोई अगर रह गया हो तो मसला करेगा, चलो कोई नहीं यार, इतना मुझे नहीं लगता कोई रह गया होगा, क्योंकि ओवरऑल हमने सबको देखा है, -V2 हाँ ठीक है, सब देखे हैं। अब आपने पता है क्या करना है, ये जो देखो V1 की हमने वहाँ पे वैल्यू बनाई थी वो यहाँ पे पुट करो, और V2 को ले जाओ पुटिंग करके, ये देखो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vx, और Vx की भी मैंने इक्वेशन बनाई थी ऊपर, देखें वो Vf माइनस V1, वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे पुटिंग करनी है। देखें क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ V3 माइनस V4 प्लस 2V5। V1 की क्या वैल्यू है 12, तो -12 उधर जाके +12 हो गया, ठीक है। और देखो -2 इंटू V2 की वैल्यू थी 2Vx, तो आगे मैंने Vx की भी वैल्यू ठोक दी, 2Vx मैंने पुट किया पहले इस इक्वेशन से, और Vx की भी वैल्यू मैंने आगे निकाल के रखी हुई थी, वो क्या थी, तो वो वैल्यू भी मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, V5 माइनस V1, ठीक हो गया जी। मैंने वैल्यू के अंदर वैल्यू ठोक दिया, यानी कि पहले V2 की वैल्यू पुट की 2Vx की जगह फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी जो इक्वेशन बनाई थी V5 माइनस V1। आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखें क्या आ जाएगा बच्चों। V1 की वैल्यू आपको पता ही है 5V3, ये क्या है जी, ये V5 है, V5 को इफेक्ट करने वाला, चलो V5 को नहीं लिखेंगे, उसको प्लस माइनस करवा देंगे। देखो बच्चों -4 हो जाएगा, -2 × 2 -4, -4 V5 आएगा, तो ये बन जाएगा -2 V5, ठीक है। और -4 ही -V1 से ज़रब खाएगा, यानी कि +4 V1 आ जाएगा। 4 V1 की कितनी वैल्यू थी 12, 4 बार 48 होता है, तो +48 जो दूसरी जानिब जाके -48 हो जाएगा, -48 + 12, यानी ये बन जाएगा -48 + 12, यानी कि -36 इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्या किया जी, मैंने सारी मतलब V1 की वैल्यू पुट करता गया हूँ, V1 की ये इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करता रहा हूँ, इसी वजह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा। अब आप बोलेंगे सर आगे क्या करेंगे, आगे ये करोगे कि आपने ना पहले उस इक्वेशन को उठा के लाना और इसके सिनेरियो में लिखना। देखो V3 है, V4 उसमें मौजूद नहीं था तो उसको लिख दो -0V4 या +0V4, जिस यानी मर्जी सिनेरियो में लिखो। आगे -V5 इज इक्वल टू 6, दिस इज अवर इक्वेशन 1, ऐसे, ठीक है। यानी उसमें वो वेरिएबल की जो कमी है उसको पूरा कर दो 0 की फॉर्म में लिख के, क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसकी मुझे तीसरी इक्वेशन भी बनानी है, वो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मुझे V4 का वैल्यू अभी तक नहीं पता चला, और ये एक नोड है, नोड 4, सॉरी ये हमारा मोबाइल हिल गया था, क्योंकि ये रिंग लाइट है बच्चों, हिलती रहती है, कोई नहीं यार काम चल जाता है। तो इसके ऊपर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा KCL, तो अब मैं अप्लाई KCL नहीं लिख रहा, ये आपने खुद लिख लेना, अप्लाई KCL एट नोड 4। तो ये वाला नोड है, देखो क्या क्या इसकी करंट्स बनती हैं, थोड़ा हिलने की वजह से लगता है डिस्टर्ब हो गया, चलो अब ठीक है, तकरीबन ठीक है अब ठीक। तो देखो बच्चों V4 में पहले हम इस वायर की चलो करंट लिखते हैं, तो V4 ये एक लिविंग करंट होगी, बिकॉज हम इसकी करंट नहीं जानते, तो हम इसमें से करंट लीव करवाएंगे। V4 माइनस आगे 0 वाला नोड है, तो V4 माइनस 0/1K, यानी कि आ जाएगा डायरेक्ट V4/1K, ठीक है। उसके बाद इस वायर की बात की जाएगी, इस वाली वायर की, तो मैं इसमें से भी करंट लीव करवाऊंगा, V4 माइनस V3/1K, तो ये आ जाएगा V4 माइनस V3/1K, ठीक है। और एक लास्ट वायर रह गई इसके ऊपर वाली, वो देखो एक एंटरिंग करंट है 2 टाइम्स ऑफ Ix। ये आपकी पूरी इक्वेशन लिख दी गई। अब आप इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई जल्दी करो, 1K से ज़रब दे के देखो, इसका बटा खत्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा V4 + V4 माइनस V3, और इस साइड पे जब 1K ज़रब होगा आपको पता क्या होना, 2 टाइम्स ऑफ Ix से हमने आगे भी ज़रब दी थी, तो Ix की वैल्यू बच्चों हमने निकाल के रखी हुई है ऊपर, आप जानते हो V3/1K, देखो 2 × 1K से हम ज़रब दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को, 1K से ज़रब होगा, और इनटू Ix की वैल्यू जो कि क्या है V3/1K, तो ये देखो क्या होने वाला है, इससे 1K से कैंसिल और 2V3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे होना क्या है, फ़र्क क्या पड़ना है क्वेश्चन पे, देखें ये अपना V4 2V3 इधर 2V3 है, दूसरी जानिब जाके क्या हो गया जी अपने पास यहाँ पर, चलो यार इसको उठा के उधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा उधर जाके -3V3, यानी देखो ना -V3 -2V3, तो ये बन जाएगा -3V3। तो ये मैंने पहले लिख लिया, दूसरे नंबर पे मैंने V4 वाली लिख लिया, 2V4 हो गया, और V5 इसमें मौजूद नहीं है तो उसको लिख दो 0V5,
0v5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका मेथड मैंने एग्जांपल नंबर 3.1 में समझा दिया हुआ। जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं वो जाके उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले आपने इक्वेशन 1 लिखनी है, उसके कॉन्स्टेंट्स जो साथ में मौजूद है, देखिए इसके साथ 1 मौजूद है, फिर 0 मौजूद है, फिर -1 है। अब इक्वेशन 2 के लिख दो 5, फिर है -1, फिर है -2, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इसके ऊपर पहले -3 फिर 2। सिनेरियो सेम होना चाहिए। अगर v3 v4 v5 लिखा तो उसी सिनेरियो में हर इक्वेशन के वेरिएबल हो, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन में v3 पहले है, दूसरी इक्वेशन में v4 का पहले हो जाए कांस्टेंट, ऐसा नहीं करना, 0, ठीक है। अब इसमें आपने ना कॉलम वाइज वेरिएबल्स के नाम लिख देने हैं। पहले v3 है हमारा, फिर v4 है, फिर v5 है, और इज इक्वल टू में कॉलम वाइज आपने ये जो नंबर्स है वो लिख देने हैं। देखो पहले 6 है हमारा, इक्वेशन 1 का हमने पहले लिखा हुआ ना ऊपर, तो पहले 6 पुट करेंगे, 6, फिर अपना -36, फिर 0, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन 1 को पुट किया है, ये देखो ये पूरी इक्वेशन 1 है। देखो पहले उनके कांस्टेंट, फिर उसके वेरिएबल्स, फिर आगे इज इक्वल टू वाला नंबर। इसी तरह से इक्वेशन 2 फिर इक्वेशन 3। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको इनके आंसर बताता हूँ, v3 v4 और v5 की क्या वैल्यू आती है। तो लिहाजा बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। v3 की वैल्यू मेरे पास आई है। देखें कैलकुलेटर इस तरह से आंसर उसी वक्त दे देता है। तो ये आपने मेथड सीख लेना है अपनी एग्जांपल 3.1 देख के, ठीक है। -32 वोल्ट, और v4 आया अपने पास बच्चों -48 वोल्ट, और v5 आपके पास आया जी -38 वोल्ट, ठीक है। हमारा मेन काम है बच्चों I0 की वैल्यू निकालना, तो वो वैसे ही आप मिल जाएगी। देखो कैसे I0 फ्लो कर रही है v4 की वायर में, वो देखो ये निकली I0 v4 में से और एंटर किया 0 में, यानी कि आएगा लिविंग करंट कहाँ से निकली, v4 में से, तो ये आ जाएगा v4 माइनस आगे 0/1 के, तो v4 का वैल्यू तो निकल चुका है, तो I0 हमें वैसे ही मिल जाएगा। I0 इज इक्वल टू v4 में से निकली है करंट, हम उसी वक्त लिख देंगे v4 माइनस, एंटर कहाँ पे की 0 यानी न्यूट्रल पॉइंट में, तो 0 आ गया, और रस्ते में रेजिस्टेंस उसे बर्दाश्त करने वाली 1 के, तो ये आ गया v4/1 के यानी -48/1 के, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -8 मिली एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।